यही केजरीवाल जी जब सत्ता में नहीं आए थे तो आए दिन कांग्रेस को पानी पी पी के कोसते थे। आज कौन से गंगा जल से कांग्रेस नहा ली है कि केजरीवाल जी उनके साथ गलबहिया खेलने से नहीं चूकते हैं। लोगों का खून पसीने का मेहनत, खून पसीने की पानी को केजरीवाल और इनकी सरकार चूसने का कार्य करती है। आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में जनता जब वोट से चोट करेगी तो केजरीवाल का ये सारा नौटंकी और केजरीवाल सरकार की जो किया गया कुकर्म है वो सामने आएगा। भारत के लोग के साथ साथ दिल्ली के लोग भी समझ जाएंगे कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ढोंग करता है जिनका नाम केजरीवाल है। चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर माथा टेकने जाते हैं, मंदिर मंदिर मालाएं चढ़ाते हैं और भगवान को याद करके और अपने जीत की कामना करते हैं। और चुनाव बीतते ही ऐसा लगता है कि सारा हिंदुत्व का जो चोला उन्होंने पहन रखा था अब उनके लिए वो चीज़ें मतलब की नहीं रह गई, तो उसको उतार कर और हिंदू को हिंसक बताना ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और आज मणिपुर पे बात कर रहे हैं, कहाँ थे आप? कहाँ थे आपके परिवार के लोग जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा जा रहा था? देखिए, युवाओं को जहाँ तक रोजगार की बात है, ये अखिलेश यादव के मुंह से शोभा नहीं देता कि सरकार में रोजगार के नाम पर अपहरण नाम का रोजगार था, बलात्कार नाम का रोजगार था, भ्रष्टाचार नाम का रोजगार था। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ सत्यम भारतीय, प्रदेश मंत्री पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली भाजपा, हमारे साथ इस समय मौजूद है सत्यम भारतीय जी, और आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। आज हम संसद के मुद्दे पे कुछ चर्चा करेंगे और कुछ सवाल, जो ऐसे तीखे सवाल सपा नेता अखिलेश यादव ने किया था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ देश में इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, इसके बीच में मैं थोड़ा सा मोड़ूंगी। केजरीवाल का मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या वो दोषी हैं? क्या लगता है? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायपालिका पर टिप्पणी मुझे क्या किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। और भारत की न्यायपालिका मुझे लगता है कि इसके लिए सक्षम है कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, इसका फैसला तो न्यायपालिका करेगी। हाँ, देर जरूर हो रहा है, लेकिन जब ये फैसला आएगा तो भारत के लोग के साथ साथ दिल्ली के लोग भी समझ जाएंगे कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ढोंग करता है जिनका नाम केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल जी तो आए दिन आ करके और मतलब जब बेल पर बाहर आते हैं या फिर जब कोर्ट का आदेश होता है और जेल जाते हैं तो वो चाहते हैं कि एक सिंपैथी गेन किया जाए, दिल्ली के आम जनमानस के बीच में एक इमोशनल कार्ड खेला जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को मैं आपके चैनल और आपके कैमरा के माध्यम से यह बात बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता अब आपके उस ढोंग को, आपके नीति को और आपके नियत को समझ चुकी है। आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता वोट से चोट करेगी और जब वो चोट करेगी तो आपका कोई भी इमोशनल कार्ड और कोई भी ये नौटंकी दिल्ली की जनमानस के बीच नहीं चलेगा। और अभी कुछ दिन पहले आतिशी पानी को लेकर धरना दे रही थी, हालांकि वो तो मुद्दा अभी सॉल्व हो चुका है। अब केजरीवाल की तरफ से एक नया बयान सामने आया है। केजरीवाल की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से एक नया बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि बीजेपी किसी को भी बिना अपराध के उठा के जेल में डाल देती है और उसको बाहर नहीं आने देती है। ये केजरीवाल की जमानत पे ही बात कही गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा सज़ा पाना है और यही भारत के संविधान में लिखा हुआ है और भारत की न्यायपालिका इसको बखूबी इसका निर्वहन करती है। और ये पूरा का पूरा मामला न्यायपालिका का है। न्यायपालिका में आस्था रखने वाले हम लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। और ना ही मोदी जी और ना ही हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसी को ना बचाती है ना फंसाती है, ना ही किसी को अपनी तरफ से क्लीन चिट देती है। आप जो करेंगे देर सवेर आपके सामने वो आएगा, क्योंकि दुनिया गोल है। जैसा आपने सुना, हमारे इस खास बातचीत में सत्यम भारतीय जी ने क्या कुछ कहा, किस तरह कहा। दिल्ली में केजरीवाल को जमानत मिलने वाली है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि केजरीवाल अगर निर्दोष है तो बार बार सुनवाई क्यों हो रही है? बार बार वो जेल के अंदर क्यों जा रहे हैं, जेल के बाहर क्यों आ रहे हैं, पैरोल पे बाहर आ रहे हैं अंतरिम जमानत पे, लेकिन परमानेंट जमानत उनको अभी भी नहीं मिल रही है। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? परमानेंट जमानत उनको क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, परमानेंट जमानत उनको मिलना ना मिलना ये तो कोर्ट का विषय है, न्यायपालिका का विषय है।
लेकिन परमानेंटली वो दिल्ली से आउट होने वाले हैं, ये ऐसा मानना है। चूँकि दिल्ली के लोग अब ये ठान चुके हैं कि केजरीवाल जैसे लोग जो कि दिल्ली को खंड खंड बांटने के लिए, जो दिल्ली को गंदा पानी पीने के लिए, और आज तो बिजली के बढ़े हुए दरों पर भी केजरीवाल जी कहते हैं कि हम फ्री बिजली देते हैं। साहब, आपने दिल्ली में बिजली का रेट बढ़ा दिया, या तो आप फ्री बिजली दे रहे हैं तो रेट की तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि एक तरफ आप फ्री भी बिजली दे रहे हैं, दूसरी तरफ रेट की भी बात हो रही है। तो ये अपने आप में टेक्निकली ये बात प्रूफ नहीं होता है। ये मान के चलिए कि दिल्ली के लोगों का खून पसीने का मेहनत, खून पसीने की पानी को केजरीवाल और इनकी सरकार चूसने का कार्य करती है। आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में जनता जब वोट से चोट करेगी तो केजरीवाल का ये सारा नौटंकी और केजरीवाल सरकार की जो किया गया कुकर्म है वो सामने आएगा और ये रिज़ल्ट में तब्दील होगा, और यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और भारत मजबूती के साथ विरासत और विकास दोनों की तरफ अग्रसर होगा। जी, बीजेपी पे ये इल्जामात कहाँ तक सही हैं कि बीजेपी किसी को भी जेल में डाल देती है क्योंकि उसके हाथ में पावर है? यहाँ तक कि केजरीवाल का ये भी कहना है कि सीबीआई और ईडी ये दोनों बीजेपी के ही जांच एजेंसीज हैं। यही केजरीवाल जी जब सत्ता में नहीं आए थे तो आए दिन कांग्रेस को पानी पी पी के कोसते थे। आज कौन से गंगा जल से कांग्रेस नहा ली है कि केजरीवाल जी उनके साथ गलबहिया खेलने से नहीं चूकते हैं। केजरीवाल जी को तमाम कांग्रेस के नेता इतने पाक साक नज़र आते हैं जैसे ऐसा लगता है कि डिटर्जेंट से धुल के आए हैं। ये केजरीवाल जी को आके स्पष्ट करना चाहिए। यही शीला दीक्षित जी, आज तो जो दिल्ली को बहुत हद तक शीला दीक्षित जी ने अपने मेहनत से गढ़ने का प्रयास किया, उसको भी उन शीला दीक्षित जी को भी केजरीवाल जी आए दिन अपने मुखारबिंद से रोज़ विरोध करके और गालियों से नवाजते थे। पूरी की पूरी कांग्रेस इनके सामने चोर थी, यही ईमानदार थे। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, कौन सी विडंबना है कि आप उसी चोर के गोद में जाके खेल रहे हैं और दिल्ली में उसी चोर के गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो केजरीवाल जी को और उनके सरकार को, उनके जो सेल्फ सलाहकार हैं उन लोगों को आगे आकर मीडिया में इसको स्पष्ट करना चाहिए कि केजरीवाल जी उस समय सही थे जिस समय कांग्रेस के तमाम लोगों को चोर कहा करते थे, भ्रष्टाचारी कहा करते थे, न जाने किस किस तरह के आरोप से उनको महिमा मंडित करते थे, या केजरीवाल जी आज सही हैं जब उसी चोर, उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर और दिल्ली की जनता के पास जाके झोली फैला के वोट मांग, उनकी आंखों में धूल झोंक कर वोट मांगने का प्रयास करते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको बता दें कि एक और मुद्दा बहुत हावी है यहाँ पे, जो कि अभी मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून पास किया गया जिसमें धारा 125 के तहत ये कहा गया कि उनको एलिमनी मिल सकता है। अब विपक्ष के कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बीजेपी कट्टर सनातनी पार्टी है, ये कभी भी दूसरे रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना चाहती है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे 3 तलाक, यूसीसी और ये सारे मुद्दे जो हावी हैं अभी संसद में और पास किए लगातार, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे इजाज़त दे दी है कि अब महिलाओं को मिलना चाहिए उनका मुआवजा जो भत्ता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्पष्ट कहना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह स्पष्ट मानना है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। तो इस देश के अंदर 125 करोड़ नागरिक, हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने वाले सभी नागरिक भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे देश के लोग हैं, और उस देश के लोगों के लिए, उस देश की वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, उन तमाम लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी उन तमाम विकृत सोच से ऊपर उठकर के काम करती है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के इस मूल मंत्र को पूर्णतः धरातल पर उतार करके और भारत के विकास में योगदान कर भारत को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहती है। तो इस तरह के इल्ज़ामात
विपक्ष के जो लोग हैं उनके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। ये जब सरकार में थे तो आकाश से लेके पाताल तक भ्रष्टाचार में लिप्त थे। दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनको खोजे कहीं पे भी कोई भ्रष्टाचार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये बिलबिलाए बिल्ली की तरह खंबा नोचे फिर रहे हैं और मुद्दों के तलाश में किसी भी तरीके की उलूल जुलूल बातों पर जनता को भरमाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जो कि किसी भी परिस्थिति में पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और सर ये भी कहा गया है कि बीजेपी के जितने भी प्रदेश मंत्री हैं वो खामखा बस ऐसे ही प्रदर्शन करते रहते हैं। नहीं, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वीरेंद्र सचदेवा जी ने जब से दिल्ली के भाजपा का कमान संभाला है, बड़ा स्पष्ट तौर से उनका मानना है कि जन मुद्दे, जो जनमानस के मुद्दे हैं, जो जनता के हित की बात है, जिस पर केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार की भ्रिकुटी तनी हुई है, उस पर वो स्पष्ट रूप से जनमानस के बीच जाकर और उस आवाज़ को उठाते हैं। ये वीरेंद्र सचदेवा जी ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर और केजरीवाल सरकार के उन तमाम कुकृत्यों का, उन तमाम भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने का काम करते हैं, ताकि आम जनमानस के हित की बात सर्वोपरि ढंग से ऊपर रख के और आम जनमानस के हित में काम किया जा सकते, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रबल सोच है। तो सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि जो संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा था, ये कहाँ तक उन्होंने सही कहा था? देखिए, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व की जनता जानती है और इसीलिए उनको किसी दूसरे नाम से भी नवाजती है भारत की जनता। मैं उस नाम को नहीं लेना चाहता हूँ। हमारी अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, सामाजिक और राजनीतिक मर्यादाएं हैं। और जहाँ तक राहुल गांधी जी हिंदू को हिंसक कहते हैं, हम सिर्फ राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहते हैं कि संसद पर हमला करने वाले कौन थे? 26/11 पर हमला करने वाले लोग कौन थे? आए दिन देश के अंदर जो हमारे जवान शहीद होते थे, पहले सीमाओं पर जो तैनात जवान थे, जो अपने प्राणों की शहादत देते थे, उनको मारने वाले लोग कौन थे? अगर वो हिंदू थे तो आप बताइए कि वो हिंसक हैं। यदि वो हिंदू नहीं हैं तो फिर मेरा आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से यह स्पष्ट आह्वान है, आग्रह है कि इस तरह के बयान देकर के कम से कम सनातन को सनातन के संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का काम ना करें। आप वही राहुल गांधी जी हैं, जब चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर माथा टेकने जाते हैं, मंदिर मंदिर मालाएं चढ़ाते हैं और भगवान को याद करके और अपने जीत की कामना करते हैं, और चुनाव बीतते ही ऐसा लगता है कि सारा हिंदुत्व का जो चोला उन्होंने पहन रखा था, अब उनके लिए वो चीज़ें मतलब की नहीं रह गई, तो उसको उतार कर और हिंदू को हिंसक बताना ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। जी, और राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि जो सत्ता में काबिज है बीजेपी और आरएसएस का मतलब नहीं होता है हिंदू। ये राहुल गांधी जी सर्टिफिकेट बांटने की दुकान थोड़ी खोल के बैठे हुए हैं कि वो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं या आरएसएस के जो लोग हैं वो हिंदू हैं कि नहीं हैं। ये राहुल गांधी जी को अपना गोत्र चेक करवाना चाहिए कि ये जिस गोत्र से बिलोंग करते हैं, ये जहाँ से आते हैं, इनके पुरखों ने किस किस चीज़ों का मिक्स मैक्स किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों पर राहुल गांधी जी को सीरियस लेने की आवश्यकता है। इस देश के हिंदू भी जानते हैं और इस देश के सनातन के लोग भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति काफ़ी बिगड़ी रहती है। वो कब क्या बयान दे बैठे किसी को नहीं पता। और संसद में उन्होंने बयान देते समय सनातन धर्म पे कुछ ऐसी टिप्पणी की जो कि वो खुद भी हिंदू है, लेकिन हिंदुओं के बारे में उनके जो बोल प्रस्फुटित हो रहे थे, उनके वाणी से जो निकल रहे थे बोल, वो कहीं से भी सही नहीं थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने भगवान शिव का एक तस्वीर भी उठाया, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये सांप है ये बहुत खतरनाक है हमारे जीवन में, बाकी महादेव बहुत अच्छे हैं। ये क्या साबित करना चाहते थे? देखिए, पता है क्या है, चोर को दुनिया चोर नज़र आती है। जब आप अच्छे रहेंगे तो पूरी दुनिया आपको शराफत से भरी नज़र आएगी, और जब आपके मन में दुष्टता प्रबलता के साथ पलने लगे तो फिर आपको हर जगह सांप, मगरमच्छ, ये तमाम चीज़ें दिखने लगती हैं। और जो शिव जी के सांप हैं जिनको राहुल गांधी जी बोल रहे हैं,
उस सांप से तो राहुल गांधी जी को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। वो भगवान शिव हैं जिन्होंने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए विष को पिया था, नीलकंठ कहलाएं। और ये जो संयम है ये भगवान शिव ही कर सकते हैं, कोई सनातन के उत्पत्ति करने वाले देवी देवता ही कर सकते हैं। ये ना राहुल गांधी जी के बस की बात है, ना उसको वो समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना परिभाषित कर सकते हैं। और रही बात राहुल गांधी जी आए दिन जो टिक्का टिप्पणियाँ करते हैं, ये ऐसा लगता है कि एक पुराना गीत है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। यही राहुल गांधी जी तमाम सभाओं में कभी चंदन, कभी टीका, कभी माला, कभी प्रसाद का प्रचार प्रसार लगातार किए जा रहे थे। और यही राहुल गांधी जी हैं, जब संसद में 99 पर आ गए हैं तो इनके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है और 99 का फेर का हवा इनको लग चुका है। और इस बीच मणिपुर का मुद्दा भी बड़ा हावी रहा संसद में। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जगह पे गए, हर राज्य में गए, हर देश में गए, लेकिन वहां नहीं गए जहां जनता उनका इंतजार कर रही थी, यानी कि मणिपुर नहीं गए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले मणिपुर से पहले कश्मीर पर बात करनी चाहिए। आज कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग, कश्मीर की आवाम खुले आसमान के नीचे चैन की सांस ले रही है। और आज मणिपुर पे बात कर रहे हैं। कहाँ थे आप? कहाँ थे आपके परिवार के लोग जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा जा रहा था, उन माँ बहनों के सुहाग को उजाड़ा जा रहा था, माँ के कोखों को धोया, माँ की कोख को उजाड़ा जा रहा था, माँ के सिंदूरों को धोया जा रहा था? उस समय राहुल गांधी जी, इनकी कांग्रेस, इनकी नीति, इनकी बोली, इनकी भाषा कहाँ थी? उन समय इनके परिवार के लोगों के पास हिंदुस्तान के अंदर की हुकूमत थी। क्या कर रहे थे ये लोग? ये लोग शुरू से ही देश को बांटने का काम करते रहे, शुरू से ही सनातन को, सनातन के प्रतीक चिन्हों को ध्वस्त करने का काम करते रहे। लेकिन ये परमात्मा का कृपा है, भारत की जनता जाग चुकी है, भारत की आवाम जाग चुकी है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और राहुल गांधी जैसे एजेंडाबाज लोग, और राहुल गांधी जी तो अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये डबल पासपोर्टधारी व्यक्ति हैं। ये भारत की अस्मिता, भारत के संविधान पर बार बार बोलते हैं। डबल पासपोर्टधारी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करे, ये अपने आप में कितना शर्मनाक और हास्यास्पद है। जी बिल्कुल। और यहाँ जब संसद में चल रहा था बातचीत, उस संसद में अखिलेश यादव ने भी कुछ तीखे तंज कसे थे बीजेपी पे। उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी पेपर लीक करवाती है, और वो जानबूझ के इसलिए करवाती है क्योंकि युवाओं को रोजगार ना देना पड़े। देखिए, युवाओं को जहाँ तक रोजगार की बात है, ये अखिलेश यादव के मुंह से शोभा नहीं देता। जिस प्रदेश में उनकी सरकार में, और उनके अब तो दिवंगत हो गए, और दिवंगत के बारे में मैं नहीं बोलता हूँ, किसी भी दिवंगत के बारे में, ये हमारे मर्यादा के खिलाफ है, विपरीत है। लेकिन इन्हीं की सरकार में रोजगार के नाम पर अपहरण नाम का रोजगार था, बलात्कार नाम का रोजगार था, भ्रष्टाचार नाम का रोजगार था। आए दिन युवाओं को हथियार चलाने के लिए प्रेरित करते थे ये लोग। आए दिन जातीय उन्माद से उत्तर प्रदेश की धरती पर दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश की धरती लहूलुहान थी। उत्तर प्रदेश के लोग चैन से जीने के लिए भी कई बार विवश हो जाते थे कि हमारा बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो वो घर पर शाम को लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये गुंडा राज के लोग, जिनका पूरा का पूरा धंधा ही गुंडा राज पर टिका हो, वो रोजगार की बात करते हैं। ये ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति गुटखा बेच रहा है वही कैंसर का अस्पताल चलाना चाहता है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि हमारे राज में जब उनका राज था तो उस समय गुंडागर्दी बहुत कम थी, रोजगार मतलब बहुत ज्यादा था उस समय, लेकिन अब रोजगार खत्म हो चुका है, सरकारी नौकरियां बहुत लुप्त हो चुकी हैं। उनके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी उन्नति प्रगति हुई, ये तो इस बात से भी प्रमाणित किया जा सकता है कि उनके राज में भी प्रभु श्री राम टेंट में राह जो रहे थे कि कोई सरकार आए और हमें मंदिर में स्थापित करे। अगर उनका विकास अपराध है, क्राइम है, अपहरण है, बलात्कार है, तो उसके खिलाफ ही राम मंदिर को स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह दिखाया कि हम
विकास के साथ साथ अपने विरासत को भी संभालने का काम करते हैं, अपने विरासत को भी उसकी ऊंचाइयों तक अग्रसर करने का कार्य करते हैं। और अखिलेश यादव जी के तो ये लोग जो समाजवाद की बात करते हैं, ये समाजवाद तो झूठा समाजवाद है। इनके घर के कई लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कई लोग विधानसभा के मेंबर हैं, और ये समाजवाद का झूठा प्रचार प्रसार करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रबल प्रयास है जो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जाता रहा है, इनकी पार्टी के द्वारा किया जाता रहा है। और दिक्कत क्या है कि कहते हैं कि संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जात। अखिलेश यादव की दोस्ती जब राहुल गांधी जी जैसे लोगों से होगी तो इसी तरह के बयानात से हिंदुस्तान के लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। और यहाँ हम बात राहुल गांधी की, जैसा आपने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो देश में रोजगार ही रोजगार होगा, बेरोजगारी कहीं नहीं होगी, हर युवा अपने काम में लिप्त होगा। साहब 70 सालों से भारत के, हिंदुस्तान के धरती के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने ही राज किया। पब्लिक ने इनको मैंडेट दिया, जनमानस ने, भारत के जनमानस ने इनको मतदान करके सरकार में बनाए रखा। तो 70 सालों में जो चीज़ें नहीं कर पाए, अब उसके लिए फिर ढोंग विलाप आप कर रहे हैं। ये तो फिर से वही बात हो गई कि आप जनमानस को पूरी तरीके से बेवकूफ़ समझ रहे हैं और चाह रहे हैं कि फिर से वही डफली बजाए और किसी तरह सरकार के में वापसी हो जाए। अभी 99 सीट आई है तो राहुल गांधी जो हिंदू को हिंसक कहते नहीं थकते हैं, अगर गलती से ये लोग बहुमत में आ जाए तो इस देश और सनातन का क्या होगा। मुझे नहीं लगता है कि इस पर मुझे किसी तरह के बयान देने की ज़रूरत है। भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता बहुत होशियार है, बहुत विवेकशील है, वो समझ पा रही होगी इनकी नीति और नीयत को। और संसद में सपा ने यह भी कहा था, मतलब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि होई है वही जो राम रचि राखा, और बीजेपी कहीं ना कहीं हारी है यूपी में। इसका उनको बहुत ज्यादा, मतलब विपक्ष कहीं ना कहीं इस चीज को ले रही है, जो अयोध्या में लोग कह रहे हैं कि एक हार है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है। जनता जब जिसे चाहती है वो जिताती है, जनता जिसे चाहती है हराती है। और रही बात कि अयोध्या नाम का कोई भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम फैजाबाद है। जहाँ तक अयोध्या विधानसभा की बात है, अयोध्या विधानसभा में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, जनमानस के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। डेटा पे बात करना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि इंडी गठबंधन के लोग डेटा से बात ना करके राहुल गांधी के राहुल गांधी का एक तथाकथित मेटा है, उसकी बातें करते हैं। अच्छा सत्यम जी, कांग्रेस में एक और चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी को जीवंत किया जा रहा है प्रियंका गांधी के रूप में, क्योंकि उनका हेयर स्टाइल, बात करने का तरीका, उनका पहनावा कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो कांग्रेस कहती है कि इंदिरा गांधी के तौर तरीके और उनके मार्ग पे चल पड़ी है प्रियंका गांधी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इंदिरा जी तो इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं और हमारे सामाजिक और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और दिवंगत हो गए, उसके बारे में हम कुछ बोले। लेकिन एक बात एक बहुत बड़ी, मतलब जिस तरह की आपने बात कही, एक बहुत बड़ी तुलना है कि आप प्रियंका गांधी जी की तुलना इंदिरा गांधी जी से कर रही हैं उनके हेयर स्टाइल्स को लेके। मतलब तमाम जो क्रिया है वो कॉपी की ओर है कि मतलब उनको कॉपी कर रही हैं और आप उसको जीवंत करने की बात कर रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी जी को इंदिरा गांधी से कंपेयर किया जा रहा है तो फिर तो राहुल गांधी जी को भी फिरोज गांधी जी से कंपेयर करना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी जी इंदिरा गांधी जी की तरह दिख सकती हैं तो राहुल गांधी जी भी तो फिरोज गांधी जी की तरह दिखते हैं, उनको भी तो फिरोज गांधी जी को फॉलो करने की आवश्यकता है। और देखिए, कॉपी करना और क्वालिटी होना दोनों अलग अलग विषय हैं। तो आप किसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी तभी आएगी जब आपकी सोच समृद्ध होगी, जब आपकी सोच भारत के लोगों के हित में होगा, जब आपका सोच भारत को समृद्धि की ओर ले जाएगा। तो कॉपी करना और क्वालिटी डेवलप करना ये दोनों अलग अलग विषय हैं, इस पर हम क्या ही बोल सकते हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि उन कांग्रेसी भाई बंधुओं से कि अगर प्रियंका जी को आप कॉपी कर रहे हैं इंदिरा जी से, तो फिर राहुल गांधी जी को भी फिरोज गांधी जी से मतलब
कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि उनका भी जो बातचीत का शैली है, उनकी जो सोच है, वो बहुत हद तक फिरोज गांधी जैसे लोगों से मिलता है। बहुत शुक्रिया सत्यम भारती जी हमारे साथ इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा आप लोगों ने सुना कि किस तरह से संसद से लेके सड़क तक जो मुद्दे हावी हैं उस पे हमने चर्चा की। जिस तरह से राम मंदिर को लेके विपक्ष ने बहुत सारी बातें की, जिस तरह संसद में हिंदुओं को हिंसक कहा गया, इन सारे मुद्दों पे हमने बातचीत की। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, इस पे भी बातचीत की। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सच टॉक्स।